नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नितिका वाशनी बंसल, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपिक सर्जन, शुभ हॉस्पिटल से। आज हम बहुत ही विशेष टॉपिक डिस्कस करने आए हैं, वो है एंडोमेट्रियोसिस। आखिर ये एंडोमेट्रियोसिस है क्या, इसके क्या सिम्टम्स हैं, ये कैसे प्रेजेंट करता है हम सब में और इसका क्या ट्रीटमेंट है। बहुत सारे सवाल आते हैं हमारे मन में एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये एंडोमेट्रियम है क्या। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे एक बच्चेदानी की फोटोग्राफ आ रही होगी। बच्चेदानी कई सारे लेयर्स से बन के बनती है। बच्चेदानी को हम अंग्रेजी में यूट्रस भी कहते हैं। बच्चेदानी की जो इनर लाइनिंग होती है उसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। उसके साथ अन्य अदर पार्ट्स भी होते हैं जैसे फिलिपिन ट्यूब्स एंड ओवरीज। यूजुअली एंडोमेट्रियम जो अंदर की लाइनिंग होती है वो बच्चा आते समय के बाद लंबी होती है, बड़ी होती है और उसके अंदर बच्चा आता है, पनपता है और पैदा हो जाता है। अब एंडोमेट्रियोसिस का मतलब क्या है? यही एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो बच्चेदानी के अंदर होती है वो जब ग्रो कर जाती है और अन्य जगह पे इम्प्लांट कर जाती है उसको हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। आपकी स्क्रीन पे फोटोग्राफ आ रही होगी जिसमें दिखा रहा होगा कि जो एंडोमेट्रियोटिक पैचेस हैं ब्लैकिश कलर के, वो बच्चेदानी से हटके अन्य ऑर्गन्स पे जाके चिपक रहे हैं या बैठ रहे हैं, उसको हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। अब आप कहेंगे ये एंडोमेट्रियोसिस कैसे होता है? एंडोमेट्रियोसिस एग्जैक्टली कैसे उत्पन्न हो रहा है, इसके लिए काफ़ी सारी रिसर्चेस और स्टडीज करी जा रही है, बट कोई बहुत बेसिक इसका इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं हुई है। ये समझ में नहीं आता है कि एंडोमेट्रियोटिक जो लाइनिंग है बच्चेदानी की वो वहाँ से हटके अन्य ऑर्गन्स पे ग्रो कैसे कर जाती है। बट हाँ, इसका एंडोमेट्रियोसिस में होता यही है कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो कि बच्चेदानी के अंदर होनी चाहिए थी वो वहाँ से हटके उग के अन्य ऑर्गन्स पर उग जाती है या डिपॉजिट हो जाती है या पैच बन जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस या एंडोमेट्रियोटिक नोड्यूल या एंडोमेट्रियोसिस सिंपली भी बोलते हैं। अब एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब हमें मरीज किस तरीके से प्रेजेंट करती है हमारे पास। पेशेंट जब हमारे पास एंडोमेट्रियोसिस की कंप्लेंट लेके आती है, बहुत स्पाज्मोटिक पेन लेके आती है, बहुत सिवियर पेन लेके आती है। अब वो पेन कहीं भी हो सकता है। मैंने जैसा कि आपको पिछले वाली फोटोग्राफ में बताया था कि उसके पैचेस अन्य ऑर्गन्स में आ जाते हैं, जैसे कि ओवरी में आ जाता है या किडनी के यूरेटर्स तक भी पहुंच सकता है या हमारी नाभि तक भी पहुंच सकता है और लिवर में पहुंच सकता है, हमारी आंतों में पहुंच सकता है। तो जहां जहां ये एंडोमेट्रियोटिक पैच पहुंचा होगा वहां वहां के संबंधित उसको सिम्टम्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि अगर उसका एंडोमेट्रियोटिक पैच जो ग्रोथ है लाइनिंग वो अगर उसकी आंतों में पहुंच गया है तो उसको बहुत सिवियर पेट में ऐंठन होगी। अगर वो एंडोमेट्रियोटिक पैच उसकी अंडाशय में पहुंच गया है, मतलब ओवरी में पहुंच गया, जैसा कि आपको फोटोग्राफ में दिख रहा होगा, तो वहां एक चॉकलेट सिस्ट या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट मतलब गठान के रूप में बदल सकती है या उसको महीने में प्रॉब्लम हो सकती है। अब यही एंडोमेट्रियोटिक पैच या नोड्यूल या इसका एक पार्ट अगर वो किडनी के यूरेटर्स के पास में आ जाता है तो उसको सिवियर यूरिनेशन में या उसके साइड के एरियाज में जहां पर यूरेटर होता है वहां उसको बहुत स्पाज्मोटिक पेन होता है। कई बार एंडोमेट्रियोटिक पैच नर्व्स के पास भी आ जाता है, मतलब नसों में। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, नसों में। तो अगर वो नसों में पहुंचता है, जिसके या तो शैटिक नर्व है या ऑब्चुलेटर नर्व या और भी अन्य स्पेसेस हैं या नर्व्स हैं, वहां तक अगर पहुंचता है तो वो उस एरिया पे उसको पेन महसूस होता है। वो बहुत ही स्पाज्मोटिक पेन होता है। कई बार ये पीरियड्स से पहले या पीरियड्स के बाद होता है, क्योंकि हमने अभी बात करी थी कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग बच्चेदानी के अंदर होती है। तो जब दर्द होता है तो वो महीने के साइकिल्स के दौरान वो पेन रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो एंडोमेट्रियम बच्चेदानी की लाइनिंग होती है। ये तो कुछ सिम्टम्स थे। अब जब ये सिम्टम्स लेके पेशेंट हमारे पास आती है, वो अन्य कई सारे डॉक्टर्स के पास होते हुए आती है और हर डॉक्टर का लाइन ऑफ मैनेजमेंट अलग रहता है। तो आप पूछेंगे मैडम ये कैसे पता लगेगा कि इस एंडोमेट्रियोसिस का ये ट्रीटमेंट है? तो मैं बताना चाहूंगी दोस्तों कि एंडोमेट्रियोसिस का जो मैनेजमेंट है वो पेशेंट की हिस्ट्री, पेशेंट की प्रोटोकॉल और पेशेंट की
पूरे पुरानी जांचों को देखते हुए ही डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट डिजाइन या डिसाइड करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पेशेंट हमारे पास अगर आती है और वो बताती है कि वो बांझपन की प्रॉब्लम है या प्रेग्नेंट नहीं है या उसको बच्चे नहीं हुए हैं और यंग एज है, तो उसका लाइन ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू वो पेशेंट जिसकी फैमिली हिस्ट्री कंप्लीट हो गई हो और उसके बच्चे पूरे हो चुके हों, और या उसका एक बच्चा हो गया हो एक नहीं हुआ हो, तो उसका लाइन ऑफ प्रोटोकॉल डिफरेंट है, डिफरेंट लाइन ऑफ मैनेजमेंट है। या ऑलरेडी वो बहुत सारी मेडिसिन और इंजेक्शंस लेके आई हो किसी अन्य डॉक्टर से, तो अब लाइन ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंट हो जाता है। तो लाइन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? तो जो हमारा ट्रीटमेंट है एंडोमेट्रियोसिस का, वो दो प्रकार से है, या तो मेडिकल मैनेजमेंट या सर्जिकल मैनेजमेंट। अब मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट में कैसे डिसाइड किया जा सकता है? आप कहेंगे कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तो ये डॉक्टर ही डिसाइड करता है कि इसमें कौन सा मैनेजमेंट बेटर है। अगर पेशेंट इनफर्टाइल है, उसको प्रेगनेंसी चाहिए, या उसका सिवियरिटी कम है, या उसका जो एंडोमेट्रियोटिक पैच है वो इस जगह पे है, तो हम लोग फिर उसको मेडिकल या इंजेक्टेबल थेरेपी से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो उसको सक्सेसफुली उससे उसको आराम मिले, तो कई बार हमें सर्जिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में भी जाना पड़ता है। अब सर्जिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? सर्जिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से ज़्यादा बेहतर होती है। आइए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और ओपन सर्जरी के बेनिफिट्स के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, मैंने पहले भी वीडियो में बोला हुआ है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसको दूरबीन पद्धति या एंडोस्कोपिक सर्जरी या की होल सर्जरी यानी मिनिमल एक्सेस सर्जरी या रोबोटिक सर्जरी या 3D सर्जरी कहा जाता है, उसमें छोटे छेद के द्वारा हम दूरबीन से पेट के अंदर जाते हैं और बहुत विस्तार से उसको पूरे पेट को देखते हैं और सर्जरी करते हैं। एंडोमेट्रियोसिस में जैसे मैंने आपको बोला था कि किसी भी ऑर्गन में जब एंडोमेट्रियोटिक पैच पहुंच जाता है या नोड्यूल पहुंच जाता है, तो आसपास के अंगों में बहुत चिपकाव हो जाता है, मतलब जाले बन जाते हैं, जिसको हम एडिशंस बोलते हैं। तो उन स्ट्रक्चर्स को नियमित जगह पे उनको पहुंचाना, उस एंडोमेट्रियोटिक पैच को बाहर निकालना ही हमारी सर्जरी का मेन एम होता है। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में जब हम जाते हैं अंदर की होल सर्जरी, तो हमें अपने कैमरे में बहुत वाइड पिक्चर दिखाई देती है। तो इसीलिए लेप्रोस्कोपिक के माध्यम के द्वारा हम उन स्पेसेस में बहुत इजीली पहुंच पाते हैं, बहुत जूम करके दिखाई देता है जहां हमारा एंडोमेट्रियोटिक पैच है या हम उसको ढूंढना चाहते हैं, और उन सबको उनकी एनाटॉमी में निर्धारित जगह पे उनको करते हुए उस पैच या उस पैथोलॉजी को बाहर निकाल पाते हैं। और पेशेंट, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि इट हैज़ शॉर्टर हॉस्पिटल स्टे, कम स्टे करना पड़ता है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में, स्कार्स कम आते हैं, छोटे छेद आते हैं पेट के ऊपर, बहुत प्रिसाइज तरीके से सर्जरी होती है हमारे लेप्रोस्कोपिक माध्यम से। प्रिसाइज मतलब बहुत क्लीन, बहुत एक्यूरेट तरीके से हम उसको देख पाते हैं, और हॉस्पिटल स्टे भी बहुत कम दिनों का रहना पड़ता है। ब्लड लॉस बहुत कम होता है हमारे शरीर से, इसीलिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से ज़्यादा हम डिटेल में अपनी सर्जरी को कर पाते हैं। आजकल कैमरा सिस्टम, जैसा कि हमारे पास, हम सभी आजकल एंड्रॉयड फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कि आईफोन, एप्पल फ़ोन और विशेष रूप से बहुत सुंदर मोबाइल फ़ोन्स हैं जिसके पिक्सेल्स बहुत ब्यूटीफुल हैं और हमको हमारी इमेजिंग क्वालिटी बहुत अच्छी दिखाई देती है। इसी तरीके से हमारे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में भी जो कैमरेज हैं वो बहुत ही अब सुपर स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स के द्वारा आ रहे हैं, जिनके पिक्सेल्स बहुत अच्छे और बहुत क्लियर है, 3Ds आ रहे हैं। अब आज के ज़माने में रोबोटिक्स भी आ रहा है, तो इसीलिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के माध्यम से हम इन विशेष वाली सर्जरीज में, एंडोमेट्रियोसिस में, जहाँ चिपकाव बहुत है, जाले बहुत हैं, जहाँ हर चीज़ बहुत चिपका हुआ है, हम उससे बहुत क्लियरली और प्रिसाइजली सर्जरी कर पाते हैं। ये तो हो गई सर्जरी के बारे में बात। अब आती है कि सर्जरी के बाद भी ड्रग्स लेने की आवश्यकता है या नहीं। तो हाँ, ये डिपेंड करता है कि सर्जरी के दौरान हमने क्या देखा, किस पैथोलॉजी, कहाँ तक पैथोलॉजी थी, मतलब कहाँ तक तकलीफ थी, और
कितनी सिवियरिटी थी, उसके माध्यम से डॉक्टर डिसाइड करता है कि सर्जरी के बाद भी उसको मेडिसिन या इंजेक्शन की जरूरत है या यहाँ पर भी कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा, इस पैथोलॉजी को हटाने के अलावा कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनकी एज बहुत ज़्यादा है और उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है। ऐसे पेशेंट में कई बार हमें बच्चेदानी निकालने का भी निर्णय लेना पड़ता है। मैं उम्मीद करती हूँ मैंने एंडोमेट्रियोसिस के बारे में, उसके सिम्टम्स के बारे में और उसके ट्रीटमेंट के बारे में काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोग को प्रदान की है। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मैं फिर से आपके सामने आऊँगी। नमस्कार।